नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रीट पात्रता देने वाले हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। इस क्लास के अंदर हम अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे और अपना स्कोर आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है क्योंकि आपके पास मात्र 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन है ही नहीं, ऐसा मान के चलो 24 घंटे। इन 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे के पूरे प्रश्नों को एकदम ध्यान से पढ़ लेना, पूरे प्रश्न व्याख्या सहित करवाऊंगा, ठीक है ना। एक एक प्रश्न व्याख्या सहित करवाऊंगा तो आराम से एक एक क्वेश्चन को देखना है और समझना है, ठीक है। और टॉप 50 क्वेश्चन है ये, 50 मान के चलिए, 50% महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और पहली बार यदि चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, विकास का अर्थ है, यानी विकास का क्या अर्थ है भाई। तो दोस्तों बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। बात करें सोरेनसन की, सोरेनसन का आपने नाम सुना होगा। एक सोरेनसन वैज्ञानिक भी थे और एक मनोवैज्ञानिक भी थे, दोनों अलग अलग हैं। वैज्ञानिक ने तो क्या किया था, पीएच स्केल के बारे में बताया था, और सोरेनसन नामक जो महान मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो परिपक्वता होती है, परिपक्वता परिपक्वता और कार्यपरक सुधारक की व्यवस्था है विकास जो होता है, ठीक है ना। जो गुणात्मक एवं परिणात्मक जो आपके परिवर्तन होते हैं, देखने को मिलते हैं व्यक्ति के अंदर, उनको उन्होंने विकास बताया है। तो दोस्तों परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा व अनुभव में फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो दोस्तों इनके अनुसार, सोरेनसन के अनुसार, परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या, मतलब जो श्रृंखला होती है, उसी को क्या कहते हैं, आपके विकास कहा जाता है इनके अनुसार। तो विकल्प नंबर आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आप भी डी कर रहे होंगे। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। भारत में बाल विकास से संबंधित अध्ययन की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन लेवल का और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है। आपको पूछा है भारत में बाल विकास से संबंधित अध्ययन की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा, ये जो आपके है, मद्रास विश्वविद्यालय लिखा है, कोलकाता विश्वविद्यालय लिखा है, इलाहाबाद लिखा गया और पंजाब विश्वविद्यालय लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आपको पता होना चाहिए, एक महान एक साइकोलॉजिस्ट थे, मुनरो। देखो पहले मुनरो के बारे में बता देता हूं। मुनरो के अनुसार विकास का संबंध बालक के जन्म से लेकर जो प्रौढ़ावस्था होती है, यानी आपके 20-25 वर्ष तक ये चलता रहता है आपके, क्योंकि ये रुकने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो विकास का संबंध बालक से जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था की अवस्था तक होने वाला परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो मोडेक थे, मोडेक नाम के एक महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने वर्ष 1930 के अंदर, देखो ये डेट भी याद रखिएगा, डीपली जाके आपको पूछा जा सकता है, 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से भारत में बाल विकास से संबंधित अध्ययन की शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है। मोडेक का नाम आता है 1930 के अंदर, और कौन सा, कोलकाता विश्वविद्यालय। विकल्प नंबर आपका बी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3 आपका क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था किसे बताई गई है। जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसकी उसकी उच्चतम विशेषता किसे बताई गई है। दोस्तों इसमें हम हिंदी भी करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, हिंदी की शिक्षण विधियां और हिंदी के प्रश्न आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट आने वाले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था किसे बताई, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था, जिसमें रचनात्मकता, मौलिकता है, अन्वेषणशीलता, तर्कणा, है ना, इन क्षमताओं का विकास होता है। कोई भी बच्चा होता है, कोई भी बच्चा होता है, बालक होता है, उसमें इन 4 चीजों का विकास होता है। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, उच्चतम अवस्था कौन सी बताई, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को उन्होंने उच्चतम बताया था। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला विकल्प आपके क्या लिखा गया, पहला लिखा गया नैतिक विकास का सिद्धांत, बिल्कुल कोलबर्ग ने दिया था, बिल्कुल ये कोलबर्ग का दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा है। फिर परिपक्वता का सिद्धांत अर्नोल्ड गेसेल लिखा है, बिल्कुल इन्होंने दिया था, अर्नोल्ड गेसेल ने दिया था, ठीक है। और सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, ठीक है ना। हाँ, अल्बर्ट बांडुरा का नाम है, इन्होंने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत ब्रोनफेन ब्रेनर ने नहीं दिया था दोस्तों, ये आपके यहां पर गलत आ गया है, ठीक है। हाँ, क्यों, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया था, चोमस्की का नाम सुना है क्या आपने, चोमस्की।
चोम्स्की ने दिया था ये सिद्धांत, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाषा विकास सिद्धांत ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया था। ये आपका गलत हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। देखो बाकी सारे करेक्ट है, यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न एक साथ तैयार हो गए। चोम्स्की द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था, न कि ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, और पांचवा आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वंशानुक्रम में क्या लिखा गया है? प्रश्न पूछा गया है, वंशानुक्रम पूर्वजों से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह कथन किसने दिया? रुथ बेनेडिक्ट ने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, जेम्स ट्रेवर या फिर पीटरसन का नाम आता है दोस्तों। तो दोस्तों जो रुड बेनेडिक्ट है, रुड बेनेडिक्ट जो कि आपके विकल्प नंबर ए में लिखा गया, ए को राइट कर दीजिएगा, क्योंकि वंशानुक्रम पूर्वजों से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल इन्होंने दिया था, तो रुड बेनेडिक्ट का नाम आता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका, विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न, और छठा आपका प्रश्न क्या कहता है? सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे समलिंगी अभिभावक से घृणा करते हैं? जो सिगमंड फ्राइड है, उनके मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे समलिंगी अभिभावक से घृणा करते हैं, आपसे पूछा गया। तो सिगमंड फ्राइड ने ऐसा बताया था, है देखो इनका जो ये मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, इसके प्रणेता माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड आपके, और इस सिद्धांत की लिंग प्रधान अवस्था के अनुसार बालक की काम शक्ति जो होती है, यानी लिबिडो का केंद्र गुदा से हटकर जननांगों पर केंद्रित किया जाता है, ठीक है ना, इसके इनके अनुसार। तो दोस्तों ये आपकी लिंग प्रधान अवस्था है। विकल्प नंबर डी में आपका आंसर लिखा गया, डी को लॉक कर दीजिए। अगला सातवां प्रश्न, व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाला विशिष्ट तथा विचलनशीलता है। बताओ क्या चीज है ये विचलनशीलता है? तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक योग्यताओं इनमें अलग अलग होता है भाई। ये सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। व्यक्तिगत समानता होगा, व्यक्तिगत भिन्नता होगा, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों की समानता होगी, या व्यक्तियों की कार्य कुशलता होगी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता आपका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, क्योंकि व्यक्तियों की विशेषताओं और स्वरूपों में पाए जाने वाला विशिष्ट जो आपके जो विचलनशीलता जो गुण है, वो आपके व्यक्तिगत भिन्नता का है, क्योंकि सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। अगला आपका प्रश्न कहता है, और इंपोर्टेंट है, पक्का एक एनईपी से क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा। एनईपी 2020 की शिक्षा नीति में कुल कितने भाग और अध्याय दिए गए हैं? तो काफी बार मैंने आपको बताया ये प्रश्न, है ना। 4 तो भाग दिए गए हैं, और आपके जो अध्याय हैं वो कितने दिए गए हैं? 7 अध्याय दिए गए हैं। 4 भाग और 7 अध्याय से मिलकर आपके एनईपी 2020 की शिक्षा नीति है, उसमें बनाई गई है, 4 भाग और 7 अध्याय के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूल मत जाइएगा। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो रहा है आपका? इसमें सी में नहीं लिखा है, किसमें लिखा है? जिसमें भी लिखा है 4 भाग और 27 अध्याय, वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 भाग इसमें लिखा है भी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनमें से कौन सी एक युंग के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है? अब देखो, युंग ने यह सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में विशेष रुचि, समायोजनशीलता का गुण पाया जाता है, संकोची एवं कम बोलने वाले होते हैं, या फिर आशावादी होते हैं। बताओ युंग के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? या नहीं पूछा गया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने जरा, ठीक है। तो युंग के अनुसार जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, वो सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, ठीक है, और दूसरे लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद ज्यादा होता है? बहुत सारी इनकी विशेषताएं होती है। बाह्य जगत में रुचि ज्यादा होती है, समायोजनशीलता का गुण भी पाया जाता है। तो दोस्तों संकोची व कम बोलने वाले होते हैं, ये गुण इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये विशेषता नहीं आती है आपके युंग के अनुसार। बहिर्मुखी की ये विशेषता नहीं होती, बाकी तीनों विशेषताएं बहिर्मुखी की होती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है उसकी होती है। अगला 10वां प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जो व्यक्तित्व मापन की जो समाजमिति विधि है, उसके प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन है, जेएल मोरेनो, वुडवर्थ, या फिर केटल का नाम आता है। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न 10वां आपका। और समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन थे? मोरेनो थे। कौन थे? मोरेनो, ठीक है। तो इसमें मोरेनो का नाम आया है बी के अंदर, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड है, स्पीरमैन, थॉर्नडाइक, या फिर थ्रस्टन का नाम आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो ये आपके जेपी, पूरा नाम आता है जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा यह सिद्धांत बिल्कुल आपके प्रस्तुत किया गया था, है। और बुद्धि संरचना सिद्धांत भी इसको कहते हैं इसके अनुसार, ठीक है। संक्रिया, विषय, वस्तु, उत्पाद, ये सारी चीजें बताई थी गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? आपके गिलफोर्ड हो जाते हैं। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। जो बहुबुद्धि सिद्धांत होता है उसका शैक्षिक महत्व आपसे पूछा है। बच्चों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान
या फिर बच्चों का क्षमताओं एवं रुचि के अनुसार वर्गीकरण करने में सहायक, या बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान होता है, या फिर उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सरकारी ऑप्शन उपयुक्त सभी डी को लॉक कर दो, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। बच्चों में व्यवसायिक योग्यता का ज्ञान देना भी होता है, क्षमताओं में रुचि और बिल्कुल क्षमताओं और रुचि के अनुसार वर्गीकरण करने में भी सहायक होता है, और विशिष्ट योग्यताओं का भी ज्ञान होता है। सारी चीजें आती है, विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और एक पुस्तक लिखी गई है गार्डनर के द्वारा। गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक थे, गार्डनर नाम सुना होगा। इनकी एक पुस्तक है फेमस ऑफ माइंड, जिसमें लिखा है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। हाँ, तो उसमें इन्होंने 1983 के अंदर, देखो डेट भी याद रखिएगा, 1983 के अंदर ये सिद्धांत इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न कहता है 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सिरिल बर्ट ने कितनी बताई थी, बताओ। तो सिरिल बर्ट ने यह बताया था कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि लगभग आपके 85 से कम होती है। 85 से क्या होती है, कम होती है। इन्होंने ऐसी बताई थी कि 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालकों में वो आते हैं, इसकी संज्ञा में वो आते हैं, तो वो बालक पिछड़ा माना जाता है। तो 85 से कम आपके बी में लिखा गया, बी विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न 14वां क्या कहता है, दबाव ग्रसित व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दबाव ग्रसित जो व्यक्ति होता है भाई, ध्यान केंद्रित न कर पाना, ये जो मान लीजिए दबाव में ग्रसित जो व्यक्ति होता है उनमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। भाई उसको नींद नहीं आती है, आत्मसम्मान में कमी होती है, भूख नहीं लगती है, शारीरिक रोग उसको हो जाता है, गलत निर्णय वो लेने लगता है। कब? जब दबाव में होता है। दबाव में होगा व्यक्ति वो गलत ही करेगा सब कुछ, ठीक है। तो इसने पूछा विशेषता कौन सी नहीं है, तो दोस्तों ध्यान केंद्रित कर पाना, ये विशेषता आपके दबाव केंद्रित की नहीं, क्योंकि ध्यान विशेष वो कर ही नहीं पाएगा, जब दबाव में होगा तो कैसे करेगा। बाकी ये सारी की सारी है विशेषताएं नीचे लिखी गई है जो सारी दबाव ग्रसित व्यक्ति की है, लेकिन पहली विशेषता आपके दबाव ग्रसित की नहीं है। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न आपका कहता है एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? दोस्तों एक व्यक्ति है जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना करता है, तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति का वो प्रयोग कर रहा है? वो रक्षा युक्ति आपको बतानी है। क्षतिपूर्ति, दिवा स्वप्न, पलायन या फिर प्रेक्षण की वो कर रहा है, मतलब किससे बचने का प्रयास कर रहा है। तो रक्षात्मक युक्तियों की सहायता से व्यक्ति दबावपूर्ण परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर पाता, आपको पता होगा। तो दोस्तों वो पलायन, ठीक है। कौन सी रक्षा युक्ति? पलायन। पलायन का मतलब क्या होता है? वहां से चले जाना। तो पलायन युक्ति का वो प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 16वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कह रहा है सृजनशील बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? जो सृजनशील बच्चे होते हैं भाई, सृजनशील बच्चे होते हैं वो तो नवीन कार्यों में संलग्न रहेंगे, नए नए कार्य करेंगे, है ना। तो आपको पूछा है कि किस प्रकार की होनी चाहिए? स्वतंत्र तर्क चिंतन के उस पर प्रदान नहीं करना, या स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करना, या बच्चों को पर्याप्त मात्रा में सृजनात्मक लेखक कार्य, चित्रकारी व तर्क आदि के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल आपके सही है ना। उसके आधार पर उसको क्या करवाना चाहिए? उपलब्ध करवाना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी को इसमें आप ताला लगा दीजिएगा। अगला 17वां प्रश्न आपका क्या कहता है, डिसलेक्सिया। काफी बार बताया हुआ है डिसलेक्सिया के बारे में, है ना, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। ग्रसित बच्चों में निम्नलिखित लक्षण देखा जाता है। कौन सा लक्षण देखा जाता है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया भाई, बच्चों को टे बोला जाएगा, टे, ठे, पे और फे में अंतर करने में कठिनाई होती है। इन वर्णों में वो अंतर नहीं कर पाता है ना। और व्याकरण को क्रम में नहीं पहचान पाता है ना। और कमर को रकम पढ़ता है, सपूत को कपूत पढ़ना, ये उल्टी चीजें पढ़ता है वो, ठीक है ना। डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है वो, इस प्रकार का जो बच्चा होता है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प है इसमें आपके? पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, बिल्कुल ये चीज आती है। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को पहचानने में कठिनाई होती है उसको, वो बोलता कुछ और है, बुलाया कुछ और जाता है, लिखवाया कुछ और जाता है, बोलता कुछ और है। मिश्रित शब्दों को पढ़ पाने में भी असमर्थ होता है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। सरकारी ऑप्शन डी को लॉक कर दो, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे के सारे डिसलेक्सिया से ग्रसित गुण होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चों की मंदबुद्धिता का कारण नहीं है? मंदबुद्धिता का कौन सा कारण नहीं है? संवेगात्मक अस्थिरता, उचित शैक्षिक वातावरण, ग्रंथियों का असंतुलन या शारीरिक चोट। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों उचित शैक्षिक वातावरण यदि किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो वो मंदबुद्धि कारण में नहीं आएगा, ठीक है। देखो कौन सा बच्चों की मंदबुद्धिता का कारण नहीं है, आपको नहीं पूछा है। यदि उचित शैक्षिक वातावरण मिले बच्चे को तो वो बताओ मंदबुद्धि कैसे हो सकता है? वो तो सीखेगा, उसका विकास होगा, बहुत कुछ सीखेगा। तो विकल्प नंबर बी को ताला यहां पर लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न कहता है 19वां, किसने कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया? वुडवर्थ ने कहा था, स्किनर ने कहा था, ई ए सॉरी ई ए पील ने कहा था, या क्रो एंड क्रो ने कहा था? 19वां प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो वुडवर्थ के अनुसार है ना, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया, इनके अनुसार यही सीखना है। जो भी कोई बच्चा नई चीजें सीखता है, नई चीजें
सीखता है, नहीं सीख लेता है कहीं से, तो वो वुडवर्थ के अनुसार वही बस क्या है आपका सीखना है, वही अधिगम है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला आपका प्रश्न क्या कहता है 20वां, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? जो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? टोलमेन से है, कूड-लेविन से है, ब्रूनर से है, या फिर आशुबेल से है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों अधिगम क्षेत्र का जो सिद्धांत है वो किसने किया था? आपके नाम आता है कूट का। कूट का नाम सुना है? कूट एक मनोवैज्ञानिक थे, पूरा नाम था कूट लेविन। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कूट लेविन है ना, कूट लेविन ने दिया था अधिगम के क्षेत्र का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी है ये, है ना। और सीखना हमारे अनुभवों या नवीन विस्तार की संरचनाओं का परिवर्तन लाने से होता है। तो कूट लेविन ने अधिगम के वातावरण को एक संगठन बनाया था, और इन्होंने बताया कि अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत है वो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कूट लेविन यहाँ पे बी में लिखा गया आपका, तो विकल्प नंबर बी को आप ताला लगा सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं हर एक चीज को। 21वां आपका प्रश्न, डेविड आशुबेल के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? अभिग्रहण करना, अन्वेषण करना, रटकर सीखना, या फिर अर्थपूर्ण सीखना? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो आशुबेल ने 4 प्रकारों का वर्णन किया था। 4 प्रकारों का, कितने प्रकारों का? 4 प्रकारों का वर्णन किया था, जिसमें अभिग्रहण करना भी था, अन्वेषण भी था, रटकर सीखना भी था, अर्थपूर्ण सीखना भी था। आपको पूछा है कि आशुबेल के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, क्योंकि अर्थ के साथ कोई बच्चा है जो अर्थपूर्ण सीख रहा है, हर एक चीज का अर्थ निकाल के बाद में उसको पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो वो आपके क्या है सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। विकल्प नंबर डी को आप यहां पर ताला लगा सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में, 22वां प्रश्न, और ये प्रश्न आपका शायद हिंदी का आ गया है। हाँ बिल्कुल हिंदी का आ गया, कोई बात नहीं, हिंदी का भी पढ़ना ही है हमें तो। हाँ, तो आपको पूछा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद व संधि रूप सही है? कौन सा संधि विच्छेद व संधि विच्छेद सही है आपका? तो पहले लिखा गया वी प्लस आपक व्यापक, पहले वी प्लस आपक व्यापक लिखा गया, बिल्कुल सही है आपका ये, बिल्कुल पहला ही सही हो गया, ये तो पहला ही सही लिखा है भाई। वी प्लस आपक व्यापक होता है बिल्कुल, लेकिन आपके अग्नि प्लस असय नहीं होता है, अग्निया से लिखा है, यहां आशय होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया ना। और प्र प्लस आख्यान, बाद में क्या लिखा गया है? प्रत्याख्यान लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आख्यान लिखा है और यहाँ पे प्र लिखा है, जबकि यहाँ प्रति होना चाहिए था, प्रति प्लस आख्यान प्रत्याख्यान हो जाता। ठीक है, और ये नी प्लस आय, यहाँ छोटी नी आएगी, नी प्लस आय बाद में बनेगा आपका न्याय, क्या बनेगा? न्याय, लेकिन ये छोटी नी बड़ी नी है यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो जाता है। और ई प्लस आ को जोड़ते तो या बनता, आपको पता होगा है। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? इसमें यण संधि हो गई इसमें आपकी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला आपका 23वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से इनमें से अशुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। राम कल सुबह लखनऊ गया, पहला तो ये है? और बिल्कुल ये तो आपके अशुद्ध छांटना, आपको तो ये तो शुद्ध ही लग रहा है। और उनकी आपस में खूब पटती है, उनकी आपस में क्या पड़ती है? खूब पड़ती है, ये भी ठीक लग रहा है। और मैं इसलिए यहां आया था, बिल्कुल ये भी सही है, ये 3 तो सही लग रहे हैं। सीता गाती गाती नदी तक गई, सीता गाती गाती नदी तक गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सीता गाते गाते नदी पर गई, गाते गाते गई, गाती गाती क्या गई है? गाते गाते नदी तक गई, तो ये आपका रोंग है, यहाँ पे गाते गाते होना चाहिए था, गाती गाती लिखा है, डी आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला आपका प्रश्न है 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब शुद्ध शब्द बताना है आपको, है ना। हाँ, तो पिता भक्ति, दुरात्म गण, माताहीन, मुनिजन, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा लिखा गया है? शुद्ध शब्द आपका दुरात्म गण लिखा गया है, ठीक है ना। हाँ, ये शुद्ध है आपका एकदम, बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिता भक्ति तो पितृ भक्ति होता शुद्ध शब्द, तो ये तो अशुद्ध है, पितृ भक्ति होना चाहिए था हिसाब से तो। और माता इनमें मातृहीन होना चाहिए था, मातृहीन कहाँ लिखा है? तब तो यही शुद्ध हो जाता, लेकिन मातृहीन यहाँ नहीं लिखा गया। मुनिजन में नी छोटा होता है दोस्तों, नी छोटा होना चाहिए था, नी बड़ा लिखा है, इसलिए अशुद्ध हो गया। तो ऐसे पहचान करनी पड़ेगी आपको, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न। इंद्रिय, दिशा व पृथ्वी शब्द किसके निखार्थी शब्द हैं? इंद्रिय, दिशा और पृथ्वी, ये तीनों शब्द किसके निखार्थी शब्द हैं? गो के हैं, कलापी के हैं, घन के हैं, या फिर चपला के हैं? बताओ किसके हैं? तो दोस्तों गो को कहते हैं, गो को पृथ्वी भी कहते हैं, गो को क्या कहते हैं? दिशा भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, इंद्रिय भी कहते हैं। तो गो के निखार्थक शब्द गाय, इंद्रिय, दिशा, पृथ्वी, वाणी भी होता है, माता भी होता है, माता भी इनको कहते हैं, ये लिखे हुए नहीं है यहाँ पर, सरस्वती भी कह सकते हो। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपके कौन सा राइट हो गया? ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। अगला आपका प्रश्न 26वां क्या कहता है?
इनमें से शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? 26वां प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? हाँ, पूछा गया कि इनमें से शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार किसने दिए थे? ब्लूम नामक महान मनोवैज्ञानिक ने दिए थे। ब्लूम का नाम सुना है क्या आपने? उन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक शिक्षण दिया था। याद कीजिए। तो दोस्तों, शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है शिक्षण का? तो ये अनौपचारिक शिक्षण का कोई प्रकार नहीं है। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अनौपचारिक नहीं आता है इनमें। ज्ञानात्मक आता है, भावात्मक आता है, क्रियात्मक आता है, बिल्कुल ये तीनों लिखे गए हैं। ये तीनों तो आते हैं, अभी बताए मैंने आपको, लेकिन आपका अनौपचारिक नहीं है। 27वां प्रश्न कहता है प्रभावी शिक्षण के लिए मौखिक व लिखित दोनों प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। यह किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? बताओ कौन से शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत। काफी बार बताया हुआ प्रश्न है। विकल्प नंबर सी को ताला लगा दीजिएगा और याद रखिएगा इसको। अगला आपका प्रश्न है 28वां। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में आपके न्यूनीकृत अनुमाप कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण की उपयुक्त परिभाषा के द्वारा दी गई वो आपको बताना है। तो एलन के अनुसार, एलन का नाम सुना है क्या? एलन एक मनोवैज्ञानिक थे जिसने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आपके एलन का नाम आएगा ना, एलन के अनुसार दिया गया था। ये प्रश्न शायद थोड़ा लिखने में गलती हुई है मुझसे, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखते हैं। अब ये देखो, बी के पासी ने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी मानी है? जो बी के पासी हैं, बी के पासी का नाम सुना होगा आपने। ये एक शिक्षण शास्त्री थे। कौन थे? ये शिक्षण शास्त्री थे, एक शिक्षण शास्त्री जिनका नाम आता है बी के पासी। इन्होंने कौशलों की संख्या कितनी मानी है आपको पूछा गया दोस्तों। तो इन्होंने 13 मानी है। कितनी मानी है? 13 कौशलों की संख्या मानी है। विकल्प नंबर बी में आपका जवाब लिखा गया, जिसमें पाठ की प्रस्तावना आती है, प्रश्न पूछने का वाला आता है, व्याख्यान कौशल आता है, दृष्टांत आता है, पुनर्बलन आता है, समाप्ति की उपलब्धि आती है, श्यामपट उपयोग आता है, विद्यार्थी व्यवहार की पहचान आती है। इस प्रकार से 13 इन्होंने दिए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आपका प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है भाषा प्रयोगशाला में कौन सा कक्ष नहीं है? भाषा प्रयोगशाला में कौन सा है जो कक्ष नहीं है? दृश्य प्रकोष्ठ, श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्श प्रकोष्ठ, नियंत्रण प्रकोष्ठ। ये फिर इंपॉर्टेंट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हूबहू छप सकता है आपके ये प्रश्न। तो आपके दोस्तों 3 अनुभाग होते हैं। भाषा प्रयोगशाला में कौन सा कक्ष नहीं है आपको पूछा गया है। 3 होते हैं। देखो, श्रवण कोष्ठ तो आता है, ये तो है, ठीक है। एक आता है आपके वो प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ भी आता है। प्रकोष्ठ कहीं लिखा है, दृश्य प्रकोष्ठ भी लिखा है इसमें, तो नहीं, दृश्य प्रकोष्ठ अलग चीज होती है। परामर्श प्रकोष्ठ आता है, नियंत्रण प्रकोष्ठ आता है, लेकिन दृश्य प्रकोष्ठ नहीं आता है। भाषा प्रयोगशाला कक्ष में दृश्य प्रकोष्ठ नहीं आता है। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं है आपका, ठीक है। परामर्श नियंत्रण दोनों आते हैं। अगला आपका प्रश्न है 31वां प्रश्न है भाषा में संसर्ग विधि के किस प्रकार शिक्षण करवाया जाता है? भाषा संसर्ग विधि में किस प्रकार शिक्षण करवाया जाता है? केवल व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है, भाषा के साथ साथ व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है, द्वितीय भाषा का शिक्षण करवाया जाता है, या उपयुक्त सभी का शिक्षण करवाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर भाषा के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ाई जाती है। व्याकरण का जो साथ में शिक्षण किया जाता है वही आपके भाषा संसर्ग विधि होती है और उसी के अंतर्गत आता है। भाषा संसर्ग जो विधि होती है ना, उसके अंतर्गत ये शिक्षण आता है आपका, जिसमें भाषा और शिक्षण दोनों एक साथ करवाए जाते हैं, व्याकरण भी करवाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि योजना नहीं है। निम्नलिखित में से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की योजना कौन सी नहीं है? सम्मेलन योजना, द्विकाल योजना, तृतीय काल योजना, या विशिष्ट योजना। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका तृतीय काल योजना राइट हो जाएगा। देखो, फटाफट करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि बाइनिंग ने प्रयोगशित अध्ययन विधि की योजनाएं प्रस्तुत की थी। बाइनिंग नाम के एक शिक्षा शास्त्री थे, बाइनिंग का नाम आता है। इन्होंने सम्मेलन योजना, काल विभाजन योजना, सामाजिक योजना, द्विकाल, विशिष्ट शिक्षक योजना, इनके बारे में बताया था। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण की विधि है। निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण की विधि है कौन सी है? संवाद विधि, वाचन, अधूरी कहानी पूर्ति, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो संवाद विधि कहानी में आती है, वाचन भी आती है, अधूरी कहानी पूर्ति विधि भी इसी में आती है। तो इसमें आप सरकारी ऑप्शन डी को लॉक कर दो, डी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि कहानी शिक्षण के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, वाचन, चित्र प्रदर्शन हो आता है, प्रश्नोत्तर विधि भी इसी में आती है, लेकिन वो विकल्प आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, लिखे हुए नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? हिंदी के ये शिक्षण विधियां और प्रश्न चल रहे हैं आपके, व्याकरण भी चल रही है। भाषा विकास के अंग माने जाते हैं 5, 9, 7, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, या 4। कितने माने जाते हैं भाई? तो भाषा, हाँ बिल्कुल, भाषा विकास के जो अंग हैं वो माने गए हैं 5। कितने माने गए हैं? 5 अंग माने गए। कौन कौन से सर जी? 5 ये होते हैं कि भाई, पहला तो ये हो जाता है आपके कि जैसे इस अंग में बालक जो होता है अपने धीरे धीरे शब्दों में वृद्धि करता है कि नहीं करता? बालक क्या करता है?
बालक पहले तो चलता है धीरे धीरे। अब आप बताओ, नया नया बालक चलना सीखता है तो भी तो धीरे धीरे चलता है, तो शब्दों की वृद्धि धीरे धीरे होगी। फिर बालक में शेष अवस्था में शब्द भंडार में वृद्धि धीमी गति से होती है, फिर बाल्य अवस्था में तेज गति से होती है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता जाता है बालक। और 3 से 4 शब्द का 5 वर्ष तक होने तक वो 2000 से 250 शब्द सीख जाता है। लगभग 5 वर्ष का जो बालक होता है वो लगभग 2000 से 2500 शब्द है वो बोलना सीख जाता है आराम से, ठीक है ना। तो ये इसका सिस्टम होता है। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रभावी वक्ता बनने के लिए गंभीर सजग जरूरी, प्रभावी वक्ता बनने के लिए गंभीर और सजग जरूरी है। सजगता रिक्त स्थान में क्या आएगा? लेखक बताओ, श्रोता के लिए, दर्शक के लिए या वक्ता के लिए आया? क्या लिखा गया यहाँ पर, है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, ठीक है। तो इसमें आपका श्रोता हो जाएगा। प्रभावी वक्ता बनने के लिए श्रोता को क्या होना चाहिए? गंभीर और सजग होना जरूरी है। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देख लीजिए, 36वां प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व नहीं है। बताओ, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखो, इससे छात्रों में प्रत्यक्ष वस्तु का अनुभव कराया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ये तो है। इसकी सहायता से अध्यापक बड़ी कक्षाओं में ज्ञानार्जन व बोध कराने में सक्षम होता है, ये भी सही है। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से ज्ञान अस्थायी होता है, नहीं स्थायी होता है दोस्त। अस्थायी कैसे हो सकता है? स्थायी होना चाहिए था यहाँ पर नाम, तो ये भी हो जाता, लेकिन ये आपका नहीं है, नहीं पूछा था आपको और नहीं, ये आपका सी आपका राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न, सीतावाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री मानी जाती है? श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण, श्रव्य दृश्य दोनों या उपयुक्त सभी? सीतावाद्य, सीतावाद्य। तो सीतावाद्य क्या होता है? लिंगुआ फोन को कहते हैं। लिंगुआ फोन का नाम तो सुना होगा। लिंगुआ फोन जो होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? सीतावाद्य कहा जाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, कल को आपको पूछा जा सकता है। और लिंगुआ फोन भी एक श्रव्य सामग्री का ये एक सहायक ये आपकी उपकरण होता है, जिसमें ग्रामोफोन की तरह रिकॉर्ड काम में लेते हैं, रिकॉर्ड लिया जाता है। तो ये आपकी श्रव्य सामग्री एक प्रकार से सुन सकते हो आप इसे। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 38वां प्रश्न कहता है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। हिंदी पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण नहीं है, आपको ये पूछा गया है। तो अरोचकता ये तो नहीं आती है, अमौलिकता भी नहीं आती है, मूल्य विहीन भी नहीं होता है, मूल्य मूल्य वाला होता है, जबकि मूल्य विहीन नहीं होता है। तो हिंदी पाठ्य पुस्तक का गुण आपके इनमें से कौन सा करोगे? सार्थकता, शुद्धता, जीवन से संबंधता आपको गुण नहीं है, तो उपयुक्त सभी, इनमें से कोई गुण नहीं है, नहीं है, कोई सा भी नहीं है इनमें से। तो अगला आपका प्रश्न है 39वां, नियंत्रण के आधार पर अवलोकन का प्रकार कौन सा नहीं है? नियंत्रण के आधार पर यदि अवलोकन का प्रकार देखें तो आपको पता होगा, नियंत्रित अवलोकन अलग होता है, अनियंत्रित अवलोकन अलग होता है। एक सहभागी अवलोकन होता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो प्रकार का अवलोकन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो नियंत्रण के आधार पर अवलोकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें चित्रित अवलोकन नहीं आएगा, बल्कि नियंत्रित, सहभागी, अनियंत्रित, ये तीनों प्रकार के आते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, चित्रित अवलोकन इसमें नहीं आएगा। विकल्प नंबर डी को आप यहाँ पर ताला लगा सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण के प्रकार माने जाते हैं। मानकीकरण परीक्षण के प्रकार कौन से हैं? तो एक तो होता है आपका सामान्य, एक तो आता है आपका सामान्य, बताया हुआ है आपको, एक आता है आपका विशिष्ट। तो महत्वपूर्ण है ये आपके लिए प्रश्न। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प है? उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, सामान्य भी होता है, विशिष्ट भी आपके होता है। दोस्तों चलिए चलते हैं 41 नंबर प्रश्न के अंदर। और 41वां प्रश्न आपका क्या कहता है? एक बार फिर से आपको मनोविज्ञान का प्रश्न देखने को मिला यहाँ पर। प्रश्न कहता है, अधिगम स्थानांतरण के स्थायीकरण के सिद्धांत का संबंध किससे है? थार्नडाइक से, कोहलर से, जुड़ या डब्ल्यूसी बागले से? अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत का संबंध आपको पूछा गया किससे है? तो ये जो दोस्तों देखो अलग अलग आते हैं, नाम आते हैं, वैसे तो जुड़ से है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जुड़ का नाम आता है। अधिगम स्थानांतरण एक सामान्यीकरण है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा पीटरसन ने कहा था, ठीक है ना। किसने कहा था? पीटरसन ने कहा था। तो आपके अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन वैसे किसने किया था? जूड़ ने किया था। और बताया किसने था? पीटरसन ने। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जूड़ प्रतिपादन पूछा है आपसे। तो और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को शिक्षा में उपयोगिता बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता क्या है वो आपको बतानी है, फटाफट आपको मैं करवा देता हूं। तो दोस्तों पावलोव का नाम सुना है क्या? पावलोव ने बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया था, अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताया था इन्होंने बहुत अच्छे से। यानी इनके अनुसार उत्तेजना और अनुक्रिया में एक संबंध पाया जाता है। एक तो होती है उत्तेजना है, और एक होती है अनुक्रिया। इनमें क्या पाया जाता है? एक संबंध पाया जाता है। तो विकल्प कौन सा राइट होगा 42वें का? आपके विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के अनुशासन और अच्छी आदतों का निर्माण और बच्चों की बुरी आदतों को पहचान कर उनकी समस्याओं का विचार, बिल्कुल ये सारी चीजें सही है, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, स्किनर ने सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग किसको बताया? बताओ, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग क्या बताया था स्किनर ने? तो स्किनर ने किसके बारे में बताया था? अभिप्रेरणा के बारे में,
किसके बारे में बताया था? अभिप्रेरणा के बारे में। इसमें कहीं लिखा होगा, अभिप्रेरणा बी में लिखा गया आपका। तो स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये राजमार्ग ऐसा है सीखने का, अभिप्रेरणा, जिससे बहुत ज्यादा सीखता है बच्चा। ठीक है ना? तो विकल्प नंबर कौन सा आपका राइट हुआ यहाँ पर? अभिप्रेरणा आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? अगला आपका प्रश्न कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। मातृभाषा को, सामाजिक अध्ययन को, विज्ञान को या शांति की शिक्षा को। बताओ, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य रूप से विषय को पढ़ाना चाहिए, वो कौन सा विषय है बताइए, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों वैसे तो गणित, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, है ना, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा सारे आते हैं, लेकिन आपके मातृभाषा जरूरी होती है। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, मातृभाषा सबसे पहले आती है। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि मूल्यांकन की परिमाणात्मक प्रवृत्ति में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़ने प्रश्न को, गलत मत कर दीजिएगा। लिखित विधि, प्रयोगात्मक विधि, जांच या फिर मौखिक विधि, कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? बिल्कुल आप सी को लॉक कर दो, जांच सूची जो है वो इसमें शामिल नहीं है। विकल्प नंबर सी आपका राइट हो गया। निम्नलिखित में से समस्या समाधान की विधि बताओ। समस्या समाधान की विधि कौन सी है, ये आपको पूछी गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। बिल्कुल, तो समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक व्यवहार, पता होगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपका अंतर्दृष्टि विधि इसमें दी थी, बिल्कुल। प्रयास एवं त्रुटि विधि भी आती है, वैज्ञानिक विधि भी आती है, ये सारी विधियां आती है इसमें। सरकारी ऑप्शन डी को लॉक कर दो, ज्यादा सोचने की आवश्यकता आपको इसमें है नहीं। अगला आपका प्रश्न कहता है 46वां, निम्नलिखित में से राजस्थान पालनहार योजना के पात्र बच्चे, निम्नलिखित में से राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्र बच्चे कौन से? अनाथ बच्चे, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, या तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान, या उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? हाँ, राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्र बच्चे हैं, वो आपको पूछा गया कौन से हैं, तो आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल उपयुक्त सभी। ये सारे बच्चे जो हैं वो आपके पालनहार योजना के पात्र बच्चे हैं, इनको पात्रता मिल जाती है भाई सीधी। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 24 में शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। समय पर विद्यालय में उपस्थित होना, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कक्षाएं लेना, बाल केंद्रित शिक्षण विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो आपके इसमें ना देखो, टाइम पर तो पहुंचना ही पहुंचना है शिक्षक को, और अतिरिक्त कक्षाएं भी ले जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट यदि ढंगा रखना है तो अतिरिक्त कक्षाएं जरूरी, और बाल केंद्रित शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी उसको करना चाहिए। तो ये इसमें भी सरकारी ऑप्शन डी लॉक हो जाता है, सारी चीजों का पालन हो रहा है। ये आरटीई एक्ट 2009 के तहत आता है। अगला आपका प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? मूल्यांकन प्रक्रिया का अंतिम सोपान आपको पूछा गया है, और आपने नाम सुना होगा क्रोनबेक का। क्रोनबेक एक महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया बताई, जिसमें पहले उद्देश्यों का निर्धारण, फिर शिक्षण क्रियाओं का, फिर उचित परिस्थितियों का, फिर विधि प्रविधि का, फिर उचित विधि का, फिर संग्रहित तथ्यों का, अलग अलग बताया था इन्होंने, है ना। हाँ, मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसे अध्यापक विद्यार्थी ये निर्णय लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं है। इससे पता चलता है मूल्यांकन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है। और आप बीएड करेंगे तो आपको पता चलेगा मूल्यांकन के बारे में, और भी पढ़ने वाले हैं आप, बीएड धारी होंगे लगभग सब, तो वैसे पता होना चाहिए मूल्यांकन के बारे में। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका छात्र के प्रगति का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका सी आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और अपना स्कोर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं इसमें से। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो की। ठीक है, धन्यवाद।